हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट वे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची को जानेंगे। तो ये अभी इस समय चर्चा में है क्योंकि तमिलनाडु राज्य में कुछ ओबीसी आरक्षण के लिए 50% की मांग की जा रही थी और जिसके विषय में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना फैसला सुनाया है। तो मैं आज इसे आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि 9वीं अनुसूची क्या है और इससे जुड़े हुए जो भी आपके डाउट होंगे आज क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके पेपर में या आपके नॉर्मल समझ के लिए जो भी है, एक आम आदमी को भी पता होना चाहिए भारत के संविधान के बारे में, तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हुआ ये है कि एक याचिका दायर की गई थी तमिलनाडु राज्य द्वारा एक याचिका दायर की गई थी अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद आर्टिकल 32 और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार देता है आम आदमी को, लेकिन किस केस में? सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में। सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में देता है सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार। कौन? आर्टिकल 32। लेकिन इन्होंने जो याचिका दायर की थी उसकी प्रकृति कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों में कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट, कि जो ये आरक्षण है, आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। इसकी प्रकृति जो है मौलिक अधिकार के प्रकृति की नहीं है। लेकिन फिर भी राज्य बार बार जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट बार बार यही बोलता है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट जाने का अधिकार है किसी राज्य को भी और इंडिविजुअल को भी। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के केस में जा सकते हैं, किसी समुदाय के फंडामेंटल राइट के केस में भी और व्यक्तिगत फंडामेंटल राइट के केस में भी। तो ये जो है मौलिक अधिकार है नहीं आरक्षण, तो हाई कोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। ओके, ये फंडामेंटल राइट के अलावा भी और भी जो राइट हैं उनके भी केस में रिट जारी करने का अधिकार देता है। ये रिट जारी करने का विशेष अधिकार देते हैं दोनों। रिट पे हम किसी और दिन बात करेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ रिट के बारे में। तो इस 226 के तहत जा सकता है कोई इंडिविजुअल या सरकार भी जा सकती है, लेकिन ये यहाँ पे डाला गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो है क्या बोलते हैं, आरक्षण जो है वो मौलिक अधिकार की प्रकृति का नहीं है, तो इस पे हम फैसला नहीं, इसको खारिज कर दिया, इस रिट को ही खारिज कर दिया, इस मामले को ही खारिज कर दिया कि हम इसे नहीं सुन सकते। तो अब ये क्या कर सकते हैं, ये हाई कोर्ट जा सकते हैं, या फिर इन्होंने क्या किया, यहाँ ये जो भी तमिलनाडु के जो भी वो थे राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने ये मांग की केंद्र सरकार से कि इसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। ठीक है, और हमें आज 9वीं अनुसूची पढ़ना है, लेकिन ये है कि इसके लिए ये सब चीज़ें भी जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, इसका इन्होंने हवाला दिया कि 9वीं अनुसूची में अगर डाल दिया जाएगा। अब 9वीं अनुसूची में डालने से फ़ायदा क्या होगा? अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो अगर आरक्षण दिया जाता है ओबीसी को 50% तमिलनाडु में, ठीक है, तो न्यायालय इस पे बात नहीं कर सकती, न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं किया जा सकता अगर ये 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। क्या कौन सा आर्टिकल डालेंगे अगर ऐसा करना है? तो आर्टिकल 16, और 16 आरक्षण की बात करता है, सॉरी 16(4), ठीक है, 16(4) को डाला जाए। ओबीसी आरक्षण की बात करता है, इसे डाल दिया जाए 9वीं अनुसूची में। बट सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ चुका था, केंद्र सरकार से ऐसा कहा गया, लेकिन शायद केंद्र सरकार मानने को तैयार नहीं होगी। खैर वो बात नहीं है, अभी हम इसे ऐसे जान लेते हैं।
ये वही लिखा हुआ है कि 50% चाहते थे, जो क्या बोलते हैं, तमिलनाडु राज्य जो है वो चाहता था कि 50% आरक्षण, मेडिकल का कोई नीट का एग्ज़ाम हुआ होगा उसमें ओबीसी को मिले, लेकिन केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया कि 50% तो नहीं दिया जाएगा। तो वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने रिट डाली। रिट किसके तहत डाली? 32 के तहत, ठीक है, 32 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि 32 के तहत आप सिर्फ मौलिक अधिकार के केस में डाल सकते हो, अन्य में नहीं। हाई कोर्ट में आप जा सकते हो अन्य मामलों में भी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने आज का सुनते हुए, हाँ ठीक है, तो ये सब चीज़ें होने के बाद 9वीं अनुसूची चर्चा में आ गई, क्योंकि ये सारे राज्य चाहते थे, सॉरी, ये तमिलनाडु राज्य चाहता था कि जो आरक्षण संबंधी प्रावधान है उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। अब हम समझते हैं 9वीं अनुसूची है क्या। अब हुआ ये था कि सन 1951, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सन 1947 में संविधान बनने के बाद, तो पहला संशोधन हुआ 1951 में। अब 1951 में जब पहला संशोधन हुआ तो उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि उस समय लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत थी देश को, क्योंकि बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद वगैरह और बहुत सारी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में थी। वो आज भी है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी लोगों की, और बहुत अमीर अमीर जमींदार वगैरह बैठे हुए थे ज़मीन पे कब्जा करके। अब ये बेसिक चीज़ है कि लोगों के पास थोड़ी बहुत ज़मीन तो होनी चाहिए, थोड़ी बहुत ज़मीन तो होनी चाहिए, रहेंगे कैसे, कोई रहेगा कैसे? तो इस विषय को समझते हुए हमारे उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किया, और उसी में जुड़ी आई 9वीं अनुसूची। उस समय एक केस आया था, लिख ही देता हूँ, चंपकम दोराय राजन, चंपकम दोराय राजन नाम के एक व्यक्ति थे, बिहार के थे ये। इन्होंने केस किया था, और इन्होंने केस क्या किया था? इन्होंने केस किया था आर्टिकल, इनकी भी ज़मीन का प्रॉब्लम था कुछ, तो इन्होंने केस किया था आर्टिकल, पेन क्यों नहीं चल रहा, एक मिनट, आर्टिकल 19F, ठीक है, आर्टिकल 19F का हवाला देते हुए केस किया था। और आर्टिकल 19F कहता है कि कोई व्यक्ति ज़मीन संपत्ति खरीद सकता है, ज़मीन नहीं संपत्ति कहेंगे, संपत्ति खरीद सकता है, रख सकता है और उसे निपटा सकता है, मतलब बेच भी सकता है, रख भी सकता है। तो ये चीज़ था। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट अब ये जो है किसी को ये जो ज़मीन देना, मतलब ज़मीन या संपत्ति देना, लोगों में बांटना, ये आता है आर्टिकल 39 बी या खा लिखा होगा, बी या 39 खा, इसमें आता है कि संपत्ति का बंटवारा करेगी सरकार, या मतलब लोगों को बराबर बांटेगी, ठीक है। ये है डीपीएसपी का पार्ट, और आर्टिकल 19 को प्राप्त है संरक्षण आर्टिकल 13 से, ठीक है। आर्टिकल 13 कहता है कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट की बात आएगी तो सरकार, मतलब हमें बात किसकी माननी है, ऊपर किसे रखना है, फंडामेंटल राइट में। और ये वाला जो चंपकम दोराय राजन वाला केस है वो उनका फंडामेंटल राइट में था उस समय तक वो फंडामेंटल राइट में था।
अब जब फंडामेंटल राइट में है तो सरकार उसे नहीं ले सकती। तो बिहार का उच्च न्यायालय जो था उसने फैसला दिया कि ये गलत है और इनकी ज़मीन इनसे नहीं छीनी जा सकती। अब इसे अगर इसे अब ख़त्म करना है, हटाना है, तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो अगर सरकार किसी की ज़मीन ले ही नहीं पाएगी जिनके पास ज़्यादा है, तो गरीबों में बांटेगी कैसे। तो सरकार ने कुछ फैसले किए और सरकार ने उस समय जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी और बहुमत उन्हीं का था, तो आराम से उन्होंने पास करवाया लोकसभा राज्यसभा दोनों में। तो उन्होंने क्या किया कि पहला अमेंडमेंट जब किया तो उस समय 31 अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 31 में 2 क्लॉज थे, 1 और 2। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बस इसका बता रहा हूँ। 1 और 2 थे जिसमें लिखा था कि अगर किसी की ज़मीन छीनी जाती है तो वो सिर्फ सार्वजनिक उद्देश्य से ही छीनी जा सकती है। संविधान निर्माताओं को ये था कि हो सकता है इतने में काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या कहा कि संविधान में क्या लिखा है, पहला कि सिर्फ सार्वजनिक हित में ही, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही किसी की ज़मीन छीनी जा सकती है। और दूसरा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है, उसे हर्जाना देना पड़ेगा। जो भी उसका मालिक है, जिसके नाम पे उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी का पट्टा है या उसके पास जो धन संपत्ति है, उसका हक है, मालिकाना हक है, उसे उतना हर्जाना देना होगा। मतलब अगर 100 रुपए की ज़मीन खरीदती है, 100 रुपए उसकी कीमत है बाज़ार में, तो 100 रुपए सरकार उसे देगी। अगर अब ऐसे 100-100 रुपए सरकार देगी तो कितने लोगों को देगी, पता नहीं कितने, इतने पैसे तो हैं नहीं देश में। तो इस चीज़ से निपटने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कुछ संविधान संशोधन किए। संविधान संशोधन जो था 1 और 2 थे, उसमें उन्होंने जुड़वा दिया 31A और 31B, 2 और जुड़वा दिए। 1 और 2 थे, ये और जुड़वा दिए 31A और B। मतलब ये अलग है, ये अलग है, ये इसमें क्लॉज है और ये 31A 31B इसके भाग हैं। ध्यान रखने, ये क्लॉज नहीं है, भाग हैं, सीधा सीधा इसके भाग हो गए। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा कि अगर लैंड रिफॉर्म के केस में किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनी जाती है तो अनुच्छेद 31 की बाकी मर्यादा जो है इसमें लागू नहीं होगी। बाकी मर्यादा मतलब, बाकी मर्यादा का मतलब होगा सार्वजनिक हित वाला, ओके। और दूसरा सबसे मेन ये वाला कि उसका जो, उसे जो है बराबर का, मतलब बराबर उतना ही पैसा देगी सरकार, ये पक्का नहीं है। एक अमाउंट दे सकती है, एक अमाउंट दे सकती है, लेकिन उतना ही देगी जितना क्या बोलते हैं उसकी कीमत होगी, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो क्या कहा गया कि अगर लैंड रिफॉर्म के केस में किसी व्यक्ति की संपत्ति छीनी जाती है तो उसे अनुच्छेद 31 की इस कंडीशन में अनुच्छेद 31 की बाकी मर्यादाएं लागू नहीं होंगी। ठीक है, इसे आप लिख लेना प्लीज़। फिर अनुच्छेद जो 31B था उसमें उन्होंने क्या कहा कि इसको बना दिया 9वीं अनुसूची। यही है हमारा मेन वो, लेकिन इसको भी याद रखना। और इसमें कहा गया कि 9वीं अनुसूची मतलब अनुच्छेद 32 या 9वीं अनुसूची, जो भी समझना है दोनों को समझ लो। अनुच्छेद 31B के तहत 9वीं अनुसूची बना दी और कहा कि अगर किसी कानून को बनाकर, ठीक है, संविधान संशोधन के द्वारा किसी कानून को बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू संभव नहीं है। यानी अगर कोई राज्य किसी व्यक्ति की ज़मीन छीनता है और तो ज़मीन छीनने के जो भी अधिकार हैं सरकार के पास अनुच्छेद 31 के तहत, उसे 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अब अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है तो वो
अदालत जा ही नहीं सकता, और अगर अदालत जाता भी है तो उस समय अदालत उसकी बात सुनने के लिए बाध्य नहीं है, उसे बाध्य क्या अधिकार ही नहीं है, संविधान जुडिशियल रिव्यू का अधिकार ही नहीं है किसके पास, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास। तो अब ये बात हो गई उस समय, आगे चल के ये हटेगा, वो हम आगे देखते हैं। उस समय ये बात हो गई कि अगर जुडिशियल रिव्यू संभव ही नहीं होगा तो सीधा है आप लैंड ले सकते हो, और फिर धड़ल्ले से काम चला। हालांकि इस पे उस समय सुप्रीम कोर्ट बोल सकता था, लेकिन देखिए इतनी बड़ी सरकार थी जवाहरलाल नेहरू जी की, पूर्ण बहुमत था, सारे राज्यों में उनकी सरकार थी, और आराम से उसे फिर से वो बदल सकते थे, उसे वो संसद द्वारा नए कानून पास करके आराम से वो बदल सकते थे। और दूसरी चीज़, उस समय अदालत को भी पता था कि वेलफेयर में ये ज़रूरी है, तो अदालत ने उस समय उस पर कोई टोका टिप्पणी नहीं किया और अच्छे से काम चलता रहा। अब इस समय की बात कर रहे हैं, 1973 से पहले तक की बात करेंगे हम अभी। तो 1973 से पहले कोई भी अगर केस होता है और अगर वो 9वीं अनुसूची में पड़ा है, ठीक है, 1973 में चीज़ें बदल गई, इसलिए ये बल्कि 24 अप्रैल 1973, ठीक है। आज मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो आज शायद 26 तारीख है, तो ये 24 अप्रैल मतलब 2 दिन पहले, और सन ले लो 1973। इस समय 9वीं अनुसूची, इस समय तक 9वीं अनुसूची की वो अलग थी, इसके बाद डिफिनीशन बदल गई। यहाँ पे आता है केशवानंद भारती केस, सॉरी केवी, ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिखते हैं। हाँ, लेकिन इसके पहले की बात करते हैं, तो ठीक है, इस तरह से चलता रहा। अब इसके पहले की बात करेंगे, 24 अप्रैल 1973 के पहले अगर संवैधानिक तौर पे न्यायालय द्वारा किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर भी दिया जाता है, लेकिन वो 9वीं अनुसूची में है, तो वो 9वीं अनुसूची में होने के कारण उसे संरक्षण प्राप्त रहेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, वो वैधानिक माना जाएगा अगर किसी राज्य सरकार ने इसे अलाउ किया है तो। अब बात ये आती है कि जुडिशियरी उस समय तक इतनी एक्टिव नहीं थी। कब तक? 24 अप्रैल, अभी एक दिन में नहीं हुआ, बट एक डेट फिर भी 1973, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस से पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, और ये ज़्यादातर ऐसा चलता था कि सरकारें पूर्ण बहुमत से आ रही थी, तो ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के पास बोलने का मौका भी नहीं था, बोल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन हो या कोई ऐसा कानून हो, भले ही वो 9वीं अनुसूची में भी क्यों ना हो, अगर वो मूल ढांचे का, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का, अब बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, संविधान क्या बोलते हैं, अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने बताई। इसमें एक संवैधानिक पीठ बैठी थी, उसके बारे में पहले बता देता हूँ, फिर समझाता हूँ। संवैधानिक पीठ वो होती है जिसमें कम से कम 5 जजेस होते हैं, ठीक है, 5 जजेस की सीट होती है, मतलब जैसे कोर्ट में एक जज की सीट 2 जज की, तो ऐसे 5 या 5 से प्लस, ठीक है, ऐसी होती है। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 जज की सीट बैठ सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में 5 से अधिक या जितने भी हों। तो इस वाले केस में ये जो संवैधानिक पीठ थी, उसमें टोटल 13 जजेस बैठे थे, 13 ही जज थे उस समय, और 13 के 13 बैठ गए थे। और इसका फैसला केशवानंद भारती केस का फैसला आया था 7-6 के बहुमत से, मतलब 7 लोग बहुमत में थे और 6, और हाँ, सीट बनेगी हमेशा ऑड में, है ना, जिससे बहुमत हो। तो इस तरह से चीफ जस्टिस, उस समय मुझे नाम याद नहीं है, खैर
तो इस तरह से हुआ। अब इस केस के बाद संविधान जो 7 और 6 के बहुमत से संवैधानिक पीठ ने जो जजमेंट सुनाया, उसमें उन्होंने कहा कि चाहे कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला गया हो, चाहे उसका संविधान संशोधन करके बनाया गया हो, संविधान संशोधन 300 आर्टिकल 368, आर्टिकल में नहीं लिखा, 368 के तहत, ठीक है, कैसा भी कानून हो, इसका पूरा का पूरा पूरी तरह से इसे किसी एक संस्था पे नहीं छोड़ा जाएगा और हमेशा जुडिशियल रिव्यू की इजाज़त और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। लेकिन किस केस में? अगर वो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तब, अगर नहीं करता है तो फिर ठीक। फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? बेसिक स्ट्रक्चर में उस समय जो अदालत थी, सुप्रीम कोर्ट था, संवैधानिक पीठ थी, ठीक है, संवैधानिक पीठ, ध्यान रखना, जो 5 या 5 से अधिक जज की सीटिंग होती है उसको संवैधानिक पीठ बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट के केस में। तो जो संवैधानिक पीठ थी उसमें कुछ उन्होंने चीज़ें बताई, जैसे संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, भारत की एकता और अखंडता होनी चाहिए, ठीक है। अगर संविधान की सर्वोच्चता को हानि पहुंचाने वाला कोई कानून आता है तो उसे बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना जाएगा। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य अगर इस चीज़ पे भी प्रॉब्लम आता है तो उसे भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन माना जाएगा। तो उन्होंने ऐसा बताया और ये कहा कि हम धीरे धीरे और आगे जा कर के सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है, क्योंकि उस समय जो जज थे उन्होंने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, वकील थे या सरकार की तरफ से जो वकील थे, सरकार ने पूछा कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। अच्छा, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय उन्होंने बताया, उस समय अदालत ने कहा, संवैधानिक पीठ ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर उस समय बताया जाएगा जब इसका उल्लंघन अगर हो रहा होगा तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू दे सकती है, और अगर वहाँ पे ऐसा लगता है कि बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हो रहा है तो उसी समय फैसला किया जाएगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर है क्या नहीं है। तो उस समय उन्होंने इस तरह से कुछ नहीं बताया कि एकदम से ये बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं और ये नहीं, वो इस तरह से देख के बताया जाएगा जैसा जैसा केस होगा। तो ये था उस समय का फैसला। तो ये वाला फैसला होने के बाद ये हुआ कि चाहे 9वीं अनुसूची में ही कोई संविधान उठा के क्यों ना डाल दिया गया हो, कानून क्यों ना डाल दिया गया हो, या अनुच्छेद क्यों ना डाल दिया गया हो, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को सबसे ज़्यादा माना गया है, बेसिक स्ट्रक्चर का सबसे मेन पार्ट माना गया है, तो उसे उस समय जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी दूसरी कोर्ट के पास भी। तो इस तरह से ये यहाँ पे ख़त्म होता है 1973 का मामला। इसके बाद कुछ ये चीज़ें हैं, ये तो वही लिखा है जो मैंने बताया। पहले संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची में 13 कानून डाले गए थे, अभी कितने हैं? 284। ये ध्यान रखना, अभी 284 केस है, ठीक है। ये वही है, मैंने ये सब बता दिया आपको। तो इस तरह से तो इस तरह से संवैधानिक पीठ जो थी उस समय, उसने क्या बोला कि जो भी कानून बनाया जाएगा उस पे रिव्यू करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। संसद द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या न्यायपालिका को करनी है और उसकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा, ठीक है। वो बना सकते हैं लेकिन इसकी जांच करने का पूरा अधिकार न्यायालय के पास होगा। और करेगा कब? केवल मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट के केस में।
तो 9वीं अनुसूची यही है। आपको जो जानने लायक चीज़ें थी वो मैंने बता दिया है, समझा दिया है। आप ध्यान रखना, आर्टिकल 31 बी के तहत 9वीं अनुसूची बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1991 में। सरकार किसकी थी ये तो नहीं याद रखना है, लेकिन फिर भी सरकार थी, एक स्टोरी बन जाती है। सरकार थी जवाहरलाल नेहरू जी के पहला संविधान संशोधन था। इस तरह से 9वीं अनुसूची को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।